स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोलॉजिकल साइंस में। आज के इस वीडियो में 12th बायो के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर मैंने बोर्ड की साइट या आरबीएससी की साइट से लिया है और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हल आपको ज़रूर समझना और याद करना चाहिए। ये तो आपका है ब्लूप्रिंट, जिसमें आप देख सकते हैं आपका 13 पार्ट है और इस तरह से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें आपका जो 5वां पार्ट है वंशागतिक आणविक आधार, ये वाला पार्ट, और 7वां पार्ट मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ये सबसे ज़्यादा नंबर के 6 नंबर के। बाकी जनन स्वास्थ्य आपका 2 नंबर का है, जैव विविधता एवं संरक्षण 3 नंबर का है और बाकी के पार्ट आपके 4 और 5 नंबर के हैं। और ये है आपका डिटेल में आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो इस तरह से ये कौन से पार्ट में से वस्तुनिष्ठ, अति लघु या लघु या निबंध के वाले प्रश्न आएंगे, तो इससे भी आपको आपने देख लिया होगा ये ब्लूप्रिंट पहले। तो इस तरह से ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए अब सॉल्व करते हैं अपना मॉडल पेपर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके पेपर में, बोर्ड के पेपर में सबसे पहले एबीसीडी प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो आपके 15 होते हैं। अब इस सैम्पल पेपर में जो दिया हुआ है उसमें पहला प्रश्न है, पराग कणों की बाह्यभित्ति किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? तो इसका आंसर है स्पोरोपोलिनिन। पराग कणों की बाह्यभित्ति स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। आंतरिक भित्ति है वो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा प्रश्न, शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य कौन करता है? तो शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। लीडिंग कोशिकाएं जो हैं वो एंड्रोजन हार्मोन निकालने कार्य करती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न, औषधि रहित अंतर्गर्भाशय युक्ति कौन सी है? तो इसका उत्तर है लिपेप्स लूप। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संलग्न रोग है? तो इसमें हीमोफीलिया जो है वो लिंग संलग्न विकार है। हीमोफीलिया की तरह वर्णतता भी लिंग संलग्न विकार है और बाकी के जो रोग दे रखे हैं ये संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न, डीएनए के दोनों रज्जुक परस्पर निम्नलिखित बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। तो डीएनए के दोनों रज्जुक जो हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसमें एडेनिन और ग्वानिन जो है उनके बीच में 2 बंध होते हैं और साइटोसिन और थायमिन के बीच में 3 बंध होते हैं। अगला प्रश्न, समजातता का सही उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर आएगा मानव, चीता, भेल, एक के अग्रपाद। तो समजात अंग क्या है? वे अंग जिनकी मूल संरचना तथा उत्पत्ति समान होती है परंतु कार्य भिन्न होता है। तो आपको परिभाषा अगर याद है तो आप इसका उत्तर आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से संक्रामक रोगों का समूह कौन सा है? तो इस तरह का प्रश्न भी आप कर सकते हैं। इसमें है निमोनिया, पेचिस और एड्स, इसका सही आंसर है। बीओडी का पूरा नाम? तो बीओडी का पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल नहीं है, इसका सही आंसर है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न, किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती है। निम्नलिखित में आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टीआई प्लाज्मिड में से टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंस। समष्टि का प्रमुख गुण क्या है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये सभी गुण हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, सभी समष्टि के गुण होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने तप्त स्थल या हॉटस्पॉट हैं? तो भारत में कुल 3 हॉटस्पॉट या तप्त स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो आपको पता है कि ऊर्जा का पिरामिड सभी हमेशा सीधा होता है, बाकी के पिरामिड उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। IUCN की लाल सूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त हो चुकी है? तो तीनों ही जातियां जो हैं विलुप्त हो चुकी हैं, डोडो, क्वेगा, थाइलेसिन। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ऐसी कौन सी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक ही जाति को लाभ होता है तथा दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि? तो इसका आंसर आएगा सहभोजिता। सहकारिता में दोनों को लाभ होता है और परभक्षण और परजीविता में केवल एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है। तो ये सरल परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान आपको 10 आएंगे। पहला है डैश परत विकासशील पराग कणों का पोषण प्रदान करती है। तो इसका आंसर आएगा टैपिटम। तो आंतरिक परत जो है लोग बीजाणुधानी की, वो टैपिटम कहते हैं। सबसे भारी परत एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मध्य परतें और टैपिटम। ये पोषण, टैपिटम जो परत है पोषण भी करती है, साथ में ये
स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का जमाव भी करती है परागकणों के ऊपर। दूसरा, एक परितंत्र नरयुग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको है शुक्राणु जनन। उत्परिवर्तन उत्पन्न करने वाले कारक तो उत्परिवर्तन जन कहते हैं। एक प्रारूपिक केंद्रक में हल्के अभिरंजित हुए क्षेत्र को यूक्रोमेटिन कहते हैं और गहरे अभिरंजित को हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ, आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं। प्राकृतिक वर्ण की मुख्य संकल्पना तो ये दी थी डार्विन ने। कोलोस्ट्रोम में IgA प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसकी प्रचुरता होती है। और कोलोस्ट्रोम क्या है? माता का जो प्रथम दुग्ध होता है उसे कोलोस्ट्रोम कहते हैं। इथेनॉल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा ईस्ट। काटे गए डीएनए खंडों को डैश विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका उत्तर आएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस या जैल विद्युत का संचलन। किसी कोशिका कृतोत्तक में पूर्ण पादप बनने की क्षमता को पूर्ण शक्तता कहते हैं। मेघालय के डैश बहुत से दुर्लभ पादप जातियों के शरण स्थली हैं, तो इसका है पवित्र उपवन। मेघालय में काफ़ी मात्रा में पवित्र उपवन पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपके रिक्त स्थान। उसके बाद है 1 नंबर वाले प्रश्न। परागण किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान परिभाषा है ये। तो परागण क्या है? पुष्प के परागकोश से परागकणों का स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र तक स्थानांतरित करना या स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। अगला प्रश्न, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है वॉल्टर सटन तथा बोवरी ने। सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। और ये सिस्ट्रॉन जीन की क्रियाशील इकाई होती है। अनुकूलीय विकर्ण के कोई एक उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर है डार्विन की फिंच। समवर्तिता की परिभाषा लिखिए। तो जीवों के वे अंग या संरचनाएं जिनकी उत्पत्ति भिन्न होती है परंतु कार्य समान होते हैं। उदाहरण दे सकते हैं आप, तितली के पंख, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जाती है? या टाइफाइड का टेस्ट क्या है? तो उसका नाम है विडाल परीक्षण। प्रारंभिक कूट AUG किस अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है? तो इसका आंसर है मेथियोनिन। दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। तो ये हो गए आपके 8 आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे। उसके बाद में आपके हैं लघु उत्तर प्रश्न जो 1.5 नंबर के हैं। इसमें पहला प्रश्न है, त्रिकसलियन क्या है? पौधे में कितने प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है? तो त्रिकसलियन आवर्तबीजी के भ्रूणकोश के अंदर 2 ध्रुवीय नाभिकों के साथ नरयुग्मक सलियन होता है, इसे त्रिकसलियन कहते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आवर्तबीजी पौधों में भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रकीय, कोशिकीय और हिलोबियल। स्वयंपरागण क्या है? पौधे में इसे रोकने के लिए कौन सी विधियां प्रयोग में ली जाती हैं? तो स्वयंपरागण या सेल्फ पोलिनेशन किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों को उसी फूल के वृत्तिकाग्र तक पहुंचने को स्वयंपरागण कहते हैं। और इसके रोकने की विधियां हैं उभयलिंगी पुष्प, भिन्नकाल परिपक्वता, असंगतता और हर्कोगैमी। उभयलिंगी पुष्प है जिनमें एक ही लिंग पाए जाते हैं, नर पुष्प होंगे या फिर मादा पुष्प होंगे, तो उनमें जो है वो स्वयंपरागण नहीं हो सकता। उलभ भेदन क्या है? ये हमारे देश में क्यों प्रतिबंधित है? तो उलभ भेदन यानी एमिनोसेंटेसिस, ये एक विधि है जो प्रसव पूर्व की जाती है और जो आमतौर पर गर्भावस्था के दूसरे या तीसरे तिमाही के दौरान की जाती है। ये कुछ गुणसूत्रीय स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम या सिस्टस फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए उपयोगी है। परंतु ये हमारे देश में क्यों प्रतिबंधित है? क्योंकि इसके द्वारा लिंग का पता भी लगाया जा सकता है। मेंडल का प्रथम नियम, तो मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है। इसे मेंडल का वंशोक्रम का प्रथम नियम भी कहते हैं। और जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों पर संकरण कराया जाता है, प्रथम पीढ़ी में एक ही लक्षण प्रकट होता है जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दब जाता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। तो इसका आप चेकर बोर्ड भी बना सकते हैं और इस तरह से क्रॉस करके भी दिखा सकते हैं इसे। तो इसका द्वितीय पीढ़ी का अनुपात जो है 3:1 आता है। उसके बाद आपके प्रश्न है 8वां, वंशावली विश्लेषण क्या है? ये किस प्रकार से उपयोगी है? तो वंशावली विश्लेषण 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लिए आनुवंशिक लक्षणों के वंशक्रम के रिकॉर्ड के आरेखीय प्रतिबंध का एक रूप है। इसके द्वारा पूर्वजों के लक्षण, व्यवहार, क्रियाकलापों संबंधित अभिलेख का पता लगाया जा सकता है
दूसरा, इसकी सहायता से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण करने वाले गुणों की अभिव्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, मानव वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त चिन्हों की सहायता से आनुवंशिक गुणों, रोगों आदि का ज्ञान हो सकता है। अगला प्रश्न, वाहित मल से आप क्या समझते हैं, इसका उपचार क्यों आवश्यक है? तो घरों, उद्योगों, कृषि कार्यों, खेतों और अन्य मानवीय क्रियाकलापों के उपयोग में किया गया जल जो अपशिष्ट हो जाता है उसे हम वाहित मल कहते हैं। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। वाहित मल में अनेक प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं जो मनुष्य में असंख्य रोग करते हैं, जैसे टाइफाइड, हैजा, पेचिश आदि। तो इसका उपचार करना आवश्यक है और इसके उपचार के लिए वाहित मल उपचार संयंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, बायोगैस में कौन सी गैस मिलती है? बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी आसान प्रश्न है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है और इसमें 50 से 70% तक मीथेन और 25 से 45% तक कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया आदि पाई जाती हैं। और इस तरह से आप इसका चित्र बना सकते हैं जो आसान है। तो ये इम्पोर्टेंट जो है चित्र है, आ सकता है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं 11वें प्रश्न में। प्रतिबंधन एंजाइम, ये न्यूक्लियस समूह का एंजाइम है और ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को सिरों से काटता है जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतरी स्थलों पर काटता है। काइटिनेज, काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग कोशिका को तोड़ने के लिए किया जाता है जिससे डीएनए के साथ व्रताणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा एवं पॉलीसेकेराइड बाहर निकल जाते हैं। डीएनए लाइगेज एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम है जो दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। 12वां प्रश्न, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का और इसके उपयोग क्या है? पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके द्वारा जीवों से पृथक किए गए डीएनए खंडों की कई प्रतिलिपियां, कॉपीज बनाई जा सकती हैं। पीसीआर के द्वारा रक्त सीरम में किसी रोग जनक की सूक्ष्म मात्रा का भी पता लगाया जा सकता है, अतः इसका उपयोग आणविक निदान में भी होता है। आनुवांशिक रूपांतरित जीव क्या हैं? ऐसे पौधों के 2 लाभ लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक या जंतु जिनके जीन आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं उन्हें आनुवांशिक रूपांतरित जीव या जीएमओ कहते हैं। तो ऐसे 2 पौधों के उदाहरण, पहला है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल सुनहरा धान या गोल्डन राइस कहते हैं जिसको, और इसमें विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है बेटी कपास। बेटी कपास एक आनुवांशिक रूप से संशोधित कीट प्रतिरोधी कपास का किस्म है जो बॉलवर्म से निपटने के लिए कीटनाशक का उत्पादन करती है। तो ये पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी रूप में प्रश्न में ये आ सकते हैं। क्राई प्रोटीन क्या है, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो जीवों में विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। क्राई प्रोटीन क्रिस्टलीय प्रोटीन है जो बैसिलस थ्रिंजेंसिस नामक जीवाणु से प्राप्त होते हैं और यह प्रोटीन फसल पादपों की कीट पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी बनाती हैं। ये कई प्रकार की होती हैं, इसमें है क्राई 1AC और क्राई 2AB। ये कपास के मूल कृमि को नियंत्रित करते हैं जबकि क्राई 1AB जो है वो मक्का छेदक को नियंत्रित करता है और ये प्रोटीन कई प्रकार के कीटों की प्रजातियों के लिए विष का कार्य करते हैं लेकिन मनुष्य के लिए ये हानिकारक नहीं है। अगला प्रश्न, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्षति के प्रमुख कारण क्या है? तो ये भी आसान सा प्रश्न है। तो जीवों में विभिन्नता ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता सभी प्राणियों, पौधों व सूक्ष्म जीवों की अनेक रूपता या परिवर्तनशीलता प्रदान करती है और यह जीवों के अनुकूलन पर आधारित है। इसके क्षति के प्रमुख कारण है अतिदोहन, देशी जातियों का आक्रमण, आवश्यक क्षति एवं विखंडन और सैव विलुप्तता। आप एक एक लाइन इसके बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गए आपके लघु प्रश्न। अब जो निबंध वाले प्रश्न हैं उसमें आपको चॉइस आती है, लेकिन ये सारे निबंध वाले प्रश्न जो हैं हम डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।